बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य तरंग सिन्हा की लिखी कहानी, एक उसका ख्याल। जून की तल्ख धूप से जूझते हुए घर पहुंची तो मेरा चेहरा देखते ही माँ परेशान हो गई। हाय मीरा, ये क्या हाल बना रखा है। कटहल के अचार की बरनी को वहीं छोड़कर वो मेरे पीछे अंदर आ गई। कहा था आज मत जाओ स्कूल। धूप में कैसा मुरझा गया तुम्हारा चेहरा। एक दिन बच्चों को नहीं पढ़ाती तो क्या हो जाता। अब थोड़ी देर में आते ही होंगे लड़के वाले। तो क्या हो गया माँ, मैंने कहा और अपने कमरे में चली आई। ये 2002 चल रहा था, पर अब भी चल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, ये सब होना था। और ये देखना दिखाना बस फॉर्मेलिटी थी। जानती थी मैं, पापा ने रिश्ता तय कर दिया था और मुझे बस हाँ कहना था। वरुण एक अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी है। तुम भी करियर वाइज सेटल हो चुकी हो, तुम्हारी शादी टालने की कोई वजह नहीं है, पापा ने सपाट स्वर में कहा था। वैसे भी जिंदगी में और तमाशा नहीं चाहिए मुझे। तमाशा, मैं जानती थी उनका इशारा किस तरफ था। मैंने अपना बैग टेबल पर रखा और वहीं चेयर पर बैठ गई। दीदी ये लो। दीप्ति ने एक ठंडे नींबू के शरबत का ग्लास मेरी टेबल पे रख दिया और बोली, फोटो तो देख लो, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा। शाम गहराने लगी थी और गर्मी का गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। माँ की तो जैसे कोई मन्नत पूरी हो गई थी। मेरा रिश्ता जो तय हो गया था। माँ पूजा घर में व्यस्त हो गई और घर अगरबत्ती की खुशबू से नहा गया। मैंने अपने कमरे की खिड़की का पर्दा हटाया तो सामने दीप्ति अलगनी से कपड़े उठा रही थी। अमलतास के फूलों ने आंगन में जैसे सुनहरी सी चादर बिछा दी थी। चाय पियोगी? दीप्ति ने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ, गुड, बनाओ ना, उसने कहा तो मैं हंस पड़ी। किचन में आकर चाय बनाने लगी तो मन थोड़ा पीछे दौड़ पड़ा। वो लोग बस कुछ देर पहले ही मुझसे मिलके गए थे। अच्छे लोग थे, कम से कम किसी ने मुझे चल के दिखाने को तो नहीं कहा था। वरुण को बहुत गौर से नहीं देख पाई थी मैं। ठीक से याद भी नहीं कि कैसा दिखता था, पर गोल्डन फ्रेम के पीछे से झांकती उसकी आंखें याद थीं जिनमें समझदारी और सच्चाई थी। बस 2 मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ा गया था। 2 मिनट में 2 अनजाने लोगों के बीच क्या बात हो सकती है? यही कि आप खाना बना लेती हैं? पर उसने ये नहीं पूछा। उसने पूछा, आपने बीएड किया है? मेरी घबराहट अचानक भाप बनकर उड़ गई। मोहल्ले की रिश्ते वाली बुआ का लाया रिश्ता तय हो गया। उनके द्वारा मिलवाए गए अनजाने लोग ऐसे बातें कर रहे थे जैसे पुरानी जान पहचान हो। 2 कप चाय उबलकर आधा कप रह गया है। दीप्ति की आवाज आई तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गई। तुम कमरे में जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ, उसने कहा तो मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वहां से चली आई, जैसे मैं नहीं वो मेरी बड़ी बहन हो। इस नए घर का ये कोना मुझे सबसे ज्यादा अजीज था। मेरे कमरे की बड़ी सी खिड़की से लगा मेरा बड़ा सा टेबल, जो सिर्फ टेबल ही नहीं बल्कि मेरा बुकशेल्फ भी था। खिड़की के बाहर आंगन में अमलतास का पेड़ और उसके झुरमुट से झांकता मेरा एक टुकड़ा आसमान, जहां अब आधा चांद आकर ठहर गया था। दीप्ति टेबल पर चाय रखकर बेड पर बैठ गई। फिर कुछ देर हम यूं ही खामोशी ओढ़े बैठे रहे। फिर वो बोली, तुम कह क्यों नहीं देती पापा से कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती? और क्या कहूं, क्यों नहीं करना चाहती? कुछ भी, कि तुम उसे जानती भी नहीं, और क्या कि मुझे लव मैरिज करना है? तौबा है, मैं कहते कहते चुप हो गई। दीप्ति का चेहरा पढ़ना जरा मुश्किल था, पर मैं जानती थी कि मेरी ये बात उसके दिल को लगी थी। मेरा वो मतलब नहीं था और तुम ये जानती हो, मैंने कहा। दीप्ति ने अपनी मर्जी से शादी की थी। प्यार का खुमार इस कदर सवार था उस पर कि बिना किसी को बताए वो शादी करके सुमित के साथ चली गई थी। पापा चीखे या चिल्लाए नहीं थे, बस मुझसे इतना पूछा था, तुम्हें मालूम था इस लड़के के बारे में? मैं झूठ नहीं बोल पाई और फिर वो चुप हो गए। पर मेरा जवाब महज हाँ या ना में नहीं पूरा हो सकता था।
वो प्यार में थी, मैं जानती थी, पर काश उसने मुझे ये भी बताया होता कि उसने शादी करने का फैसला कर लिया था। जानती हूँ दीदी, दीप्ति ने कहा तो मैंने बीते हुए कल को परे सरका दिया। तुम्हें मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कदम उठाया वो गलत था। जिस इंसान को आप चुने वो गलत हो सकता है, लेकिन प्यार गलत नहीं होता। और क्या पता वरुण ही तुम्हारी जिंदगी में आने वाला सही इंसान हो। कहकर वो चली गई और फिर मैंने अपनी टेबल की दराज से वरुण की तस्वीर निकाली और पहली बार उसे ध्यान से देखा। क्या पता उस दिन लेक्चर थोड़ा जल्दी खत्म हुआ तो मैं बुक स्टोर की तरफ मुड़ गई। अनगिनत किताबों के साथ वक्त बिताना एक अलग ही अनुभव है। शॉप के स्टेशनरी सेक्शन में कुछ लड़कियां पेंसिल, कलर्स और नोटबुक्स में उलझी हुई थीं। खूबसूरत से ग्रीटिंग कार्ड वाले सेक्शन को पार करते हुए मैं अंदर शांत सी लाइब्रेरी में पहुंच गई। शंकर अंकल हमेशा की तरह कोने में स्टूल पर बैठे कोई जासूसी किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने चश्मे की रिम से मुझको देखा, थोड़ा मुस्कुराए और फिर अपनी जासूसी दुनिया में घुस गए। मैंने सबसे पहले उषा प्रियमवदा की 55 खंबे लाल दीवारें उठाई। फिर कीगो हिगाशिनो की सैल्वेशन ऑफ अ सेंट की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि किसी और ने उठा लिया। ओ यू कैन टेक दिस, उस आदमी ने बड़े अदब से किताब मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं कुछ कहती इससे पहले मेरी नजरें उसके चेहरे पर गईं और वहीं रुक गईं। गोल्डन फ्रेम के चश्मे से झांकती वही जानी पहचानी सी आंखें। हाय, वो धीरे से मुस्कुराया तो जवाब में मेरे होठों पर भी एक मुस्कान आ गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। कैसी हैं आप? उसने पूछा। जाने क्या था उसकी आवाज में या फिर उसके अंदाज में या आंखों में कि मैं थोड़ा असहज हो गई। ठीक हूं कहकर मैंने बुकशेल्फ से कोई किताब उठा ली। उसने मेरी असहजता को भांप लिया शायद। कीगो हिगाशिनो मेरे फेवरेट राइटर हैं। आपके फेवरेट ऑथर कौन है? और उसके इस सवाल से एक बार फिर मेरी घबराहट काफूर हो गई। हम काउंटर पर आ गए। अगर आपको बुरा न लगे तो ये किताब आपको गिफ्ट कर सकता हूँ? उसने पूछा। हम बाहर आए तो मौसम का मिजाज बदला हुआ था। आसमान में बादल उमड़ आए थे और ठंडी बयार अटखेलियां कर रही थीं। लगता है बारिश होगी, मैंने कहा तो वो मुझको देखकर मुस्कुराने लगा। बारिश पसंद है आपको? आपको नहीं पसंद? इट मेक्स एवरीथिंग सो। मैं कहते कहते रुक गई तो उसने मेरी बात पूरी कर दी। रोमांटिक? फिर हम पैदल चलते रहे। इस दरमियान बहुत कुछ जान लिया एक दूसरे के बारे में। जैसे उसका फेवरेट कलर ब्लू था और मेरा ब्लैक। उसे ऑफबीट फिल्में पसंद थी तो मुझे रोमांटिक। उसे गजलें सुनना पसंद था और मुझे तो वो सुस्त संगीत बहुत बोर करता था। उसे सुबह 5 बजे जाग जाने की आदत थी और मेरी सुबह तो स्कूल जाने के सिर्फ 5 घंटे पहले ही होती थी। और ये कि वो चाय नहीं पीता था। आप चाय नहीं पीते? मैंने हैरान होकर कहा तो वो हंस पड़ा। सबका रिएक्शन ऐसे ही होता है। ऐसा क्या है चाय में? कुछ तो है। मैं तो दिन में 5 कप चाय पी लेती हूँ। पीता नहीं, पर चाय अच्छी बना लेता हूँ, उसने कहा और हमारी नजरें फिर से एक दूसरे में उलझ गईं। शायद मुझे और आगे नहीं जाना चाहिए, उसने अचानक कहा तो मैं चौंक गई। जी, आपका घर आ गया है? उसने मेरी गली के मोड़ की तरफ इशारा किया, फिर अपने वॉलेट से एक बिजनेस कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। उस कार्ड पर उसका मोबाइल नंबर था। मैं घर में दाखिल हुई तो घर में कुकीज और पिज्जा की खुशबू बिखरी हुई थी। दीप्ति ने अभी अभी अपना बेकिंग क्लास खत्म किया होगा। टेबल पर एल्युमिनियम वाला अवन रखा था और प्लेट्स में बचे खुचे हुए कुकीज और पिज्जा के स्लाइस थे। मैं जानती थी वो मेरे लिए थे। माँ ने एक सवाल दागा तो मैं ठिठक गई। क्या बात है, आज तो खुशी चेहरे से छलक रही है। हाँ, मौसम तो देखो, कहकर मैंने दीप्ति को आंखों से इशारा किया और अपने कमरे में आ गई। पीछे से वो भी आ गई। क्या हुआ है? उसने दरवाजा बंद करते हुए पूछा। कहीं वरुण से मुलाकात तो नहीं हो गई? वो बोली और उसकी आंखों में शरारत उतर आई। हद है, तुम्हें कैसे पता? आर यू सीरियस? मैंने तो वैसे ही कह दिया था, दीप्ति बोली। वो सच में मिला था आज? वो तकिया अपनी गोद में रखकर बैठ गई। अच्छा, क्या क्या बातें हुई सब बताओ ना। अरे कुछ खास नहीं,
फिर मैंने वो किताब निकालकर दीप्ति को दिखाई। सैल्वेशन ऑफ अ सेंट कहकर दीप्ति ने किताब को खोला तो पहले पन्ने पर लिखा था, टू मीरा फ्रॉम वरुण। दीप्ति ने मेरी तरफ देखा। ये उसने दिया है? उसने पूछा तो मैंने बस सर हिला दिया। वो बेसाख्ता हंसने लगी। पहले गिफ्ट में उसने तुम्हें एक मर्डर मिस्ट्री दी है। शट अप। कुछ ख्याल ऐसे होते हैं जो जहन में घर कर लें तो सुकून छीन लेते हैं। ऐसे ही एक ख्याल से मजबूर होकर मैं एक रात ड्राइंग रूम में चली गई। मेरी नज़र ड्राइंग रूम की टेबल पे रखे लैंडलाइन पर थी और मेरे हाथ में था वरुण का बिजनेस कार्ड, जिसे मैंने अब तक बहुत संभाल कर रखा था। अगर मैं उसे फ़ोन कर दूं तो क्या सोचेगा वो? और पापा जाग गए तो वो क्या कहेंगे? मन में कई सवाल दौड़ मचा रहे थे। नीले बल्ब की रोशनी में मैंने ध्यान से नंबर मिलाया। उधर फ़ोन रिंग हुआ और इधर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने फौरन फ़ोन रख दिया। मतलब क्या सोच रही थी मैं भाई? कोई टीनेजर थी क्या मैं जाने के लिए मुड़ी ही थी कि फ़ोन घनघना उठा। ओह गॉड! मैंने लपक कर फ़ोन उठा लिया। मैं कुछ बोलती इसके पहले माँ की आवाज़ आई। कौन है? कोई नहीं माँ, मैं हूँ। ठीक मेरे पीछे से आवाज़ आई तो रिसीवर मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। दीप्ति थी, अपनी भवें ऊपर किए, उतना जितना ऊपर वो ले जा सकती थी। फोन बजा था क्या अभी? माँ की आवाज़ आई। अलार्म बजा था, इस टाइम किसका फोन आएगा? तुम सो जाओ, उसने कहा और मेरी तरफ एक शरारती मुस्कान फेंक कर चली गई। और तब मुझे ध्यान आया कि मैंने इतनी देर से फोन उठा कर रखा था। मैं वो समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने मिस्ड कॉल को मैं जस्टिफाई कैसे करूं। इट्स ओके मीरा, उसने कहा तो मेरा दिल धक से हो गया। उसने पहली बार मेरा नाम लिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी ज़बां पे मेरा नाम इतना अच्छा लगेगा। कुछ बोलेंगी नहीं? अब घर पे सब कैसे हैं? मैंने कहा तो उसके हंसने की हल्की सी आवाज़ आई। घर पे सब ठीक है। माँ हर सुबह प्राणायाम करती हैं, पापा बाकायदा मॉर्निंग वॉक जाते हैं, मेरी बहन अच्छे से पढ़ती है और मेरी हाउस हेल्प। आप कैसे हैं? कुछ पल जैसे सब ठहर गया। फिर उसने कहा, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। सगाई में बस 1 हफ्ता रह गया था। पिछले 10 दिनों में मैंने वरुण से इतनी बातें की थी कि अब वो अपना सा लगने लगा था। उस दोपहर जब मैं घर आई तो मन में एक हलचल सी थी, पर घर का माहौल कुछ अलग सा था। पापा फोन पर किसी से बातें कर रहे थे। नहीं, बातें नहीं, लगभग गिड़गिड़ा रहे थे। फिर उन्होंने फोन रख दिया और धम से बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। क्या हुआ? माँ दौड़ती हुई उनके पास गई। वो दीप्ति के बारे में पूछ रहे थे। तो क्या वो जानते हैं? वो सब जानते हैं। इतने सालों में वो पहली बार चीखे। उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। छोटे शहरों में इस तरह की खबरें अखबारों से भी पहले पहुंच जाती हैं। दीप्ति ने भाग के शादी कर ली थी, ऐसा ही कहते थे सब। और फिर सवालों का सिलसिला कि बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और आपको इसकी खबर तक नहीं थी। फिर एक दिन दीप्ति लौटकर वापस आ गई और सवाल बढ़ते गए। उन्हीं सवालों से बचने के लिए पापा ने शहर बदला था, लेकिन सवालों की पीछा करने की आदत होती है और अतीत को आज में धमक पड़ने की। पर वरुण वो रिश्ता तोड़ने की बात कैसे मान गया? मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा? अभी परसों ही तो बात हुई थी। तो वो जो था हमारे दरमियान, क्या वो कुछ भी नहीं था? मेरे मन में एक तूफान उमड़ आया था, हैरत, दुख और गुस्से का। माँ रुआंसी होकर पापा से बोली, आप एक बार और बात करके देखिए ना, समझाइए कि कोई जरूरत नहीं और गिड़गिड़ाने की, अपने आत्मविश्वास को गिराने की। मैंने कहा और अपने कमरे में आ गई। मुझे अपनी आवाज की सख्ती पर हैरानी हो रही थी। आंगन चांदनी में सराबोर था। हवा के जोर से झूमती अमलतास की डालियां फर्श पर परछाइयां बना रही थीं। मैं अपने स्कूल में होने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर सेट कर रही थी कि तभी लाइट चली गई। रोज का झंझट था ये। लाइट जाते ही चांदनी छिटक कर मेरी टेबल पर आ बिखरी।
एक बार सोचा कि कैंडल जला लूं, लेकिन जाने क्यों दिल नहीं हुआ केमिस्ट्री में दिमाग खपाने को। पेड़ के झुरमुट से झांकता चांद जाने क्यों मुझे बहुत सुकून देता था। मेरी नजरें आंगन में खेलती परछाइयों पर टिकी थीं। आई एम रियली सॉरी दीदी। दीप्ति की आवाज आई तो मैं चौंक गई। किस बात के लिए? मेरी गलती की सजा तुमको मिल रही है। अगर मैं यहां वापस नहीं आती तो शायद। वापस नहीं आती तो क्या करती दीप्ति? एक बीमार से रिश्ते में रहकर हर रोज बेइज्जती सहती? मेरे मन में कभी यह ख्याल तक नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास्ट का साया तुम्हारे आज पर पड़ सकता है। उसने मायूस सी आवाज में कहा, तुम वरुण से एक बार बात नहीं। रिश्ता उस तरफ से टूटा है। एटलीस्ट आई डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन। पर उसने एक फोन तक नहीं किया मुझे, तो मैं उसको क्या कहूं? ऐसे आदमी से मेरा कोई सरोकार नहीं हो सकता जो ऐसी सोच रखता हो, जिसके लिए हमारे रिश्ते से ज्यादा ये बात मायने रखती हो, जो मुझको समझना ही ना चाहे और जो तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे। मैंने दीप्ति की आंखों में झांका तो वहां अफसोस का सैलाब था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है दीप्ति, लेकिन वरुण से मेरा वास्ता था। उससे बातें ना करना और ये ख्याल कि अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी मुझे तकलीफ दे रहा था। हम इतने सपने क्यों देखने लग जाते हैं? ये क्यों हुआ? मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती थी। और कुछ तो नहीं, पर मौसम बदलने लगा था। बरसात ने दस्तक दे दी थी। घर में तो हम सब ऐसे थे जैसे एक दूसरे को जानते तो हों, लेकिन फिर भी अनजाने थे। सितंबर की उस दोपहर में स्कूल से निकली तो आसमान गहरे बादलों से ढका था। हवाएं जैसे जैसे तेज होने लगीं, मेरे कदमों ने भी रफ्तार पकड़ ली। अंधेरा हो रखा था जैसे रात घिरने वाली हो, और एक भी ऑटो नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और मैं सड़क के किनारे वाले बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। बारिश पसंद है आपको? वरुण का वो सवाल मन में यकायक कौंध गया। दुनिया का सबसे फजूल काम है उसके बारे में सोचना जो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, और मैं आजकल इसी गफलत में मुब्तला हो चली थी। उसका ख्याल जैसे एक शगल बन गया हो। मैंने अपने दुपट्टे को शॉल की तरह ओढ़ लिया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। सूनी बेजार सी सड़क देखकर मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। कैसी हैं आप? इस आवाज से मैं इस कदर वाबस्ता थी कि एक पल के लिए लगा कि वो मेरे ख्यालों की दुनिया में बोल रहा हो। पलट कर देखा तो वरुण बिल्कुल मेरे पास खड़ा था। उसके बालों से बारिश की बूंदें टपक रही थीं और चश्मे के पीछे से झांकती आंखें मुझ पर टिकी थीं। अब बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उसने अपनी कार की तरफ इशारा करके कहा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा भी क्या हो गया मीरा? उसने ऐसे कहा कि मेरे मन का कोई कोना पिघलने लगा। मैंने कितनी ही बार समझाया था खुद को कि वो मेरी जिंदगी में हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो ये था कि उसके चले जाने से मेरी जिंदगी में एक खालीपन आ गया था। और अब जो वो मेरे सामने था, तो मैंने फोन भी किया था, पर आपके पापा ने कहा कि आप मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप उस फजूल सी बात। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरी बहन की डिग्निटी पर चोट कोई फजूल बात नहीं है। उसके चेहरे पर एक साथ कई सवाल उभर आए। ऑफ कोर्स नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा? और इस बात में दीप्ति कहां से आ गई? दीप्ति ही तो आप लोगों का मसला है ना। अपनी बड़ी बहन से पहले या अपनी मर्जी से शादी कर लेना कोई गुनाह तो नहीं है। एक अब्यूजिव शादी से बाहर निकलने का फैसला करना क्या गलत है? मैंने कहा तो वरुण एकदम से चौंक गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ये क्या? उसने बेचैन होकर अपने गीले बालों में अपनी उंगलियां फिराईं। और आज के दौर में कुंडली नहीं मिलने से शादी के लिए मना कर देना क्या बहुत बड़ी समझदारी वाली बात है? मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा आपने? मैंने शादी से मना कर दिया? और कुंडली की बात कहां से आ गई? कुंडली ही तो समस्या की जड़ है ना। मेरी दादी माँ ने कहा कि वो बोलते बोलते रुक गया। हम एक दूसरे को कुछ पलों तक बस देखते रहे। गलत फहमियों का कोहरा धीरे धीरे छटने लगा।
मतलब उससे झूठ बोला गया? उसने एक गहरी सांस भरी, फिर बोला, मीरा, मैं पिछले 2 महीनों से कुछ और नहीं सोच पा रहा हूं। मैं किसी भी वजह से आपको खोना नहीं चाहूंगा। मुझ पर इतना यकीन तो करती ना कि मुझसे एक बार बात कर लेती। मैं प्यार करने लगा हूं आपसे। सच्चा प्यार एक मरहम की तरह होता है, आपकी तकलीफों को जज्ब कर लेता है। उसने ये कहा तो राहत मेरी आंखों में छलक आई, जैसे मन का भारीपन पंख लगाकर उड़ गया हो। सच कहा उसने कि मुझे इतना यकीन तो करना चाहिए था ना। मैं ही अड़ी रही। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि मैं आपके लिए शायद इतनी अहम नहीं हूं। मैंने कहा, कैसे बताऊं कि आप मेरे लिए कितनी अहम हैं? उसने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और मैंने बिना एक पल गंवाए उसका वो हाथ थाम लिया, हमेशा के लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी।